आज जो हम लोगों की क्लास है वो समास की क्लास है, जिसकी 2 क्लासें हम लोग पहले कर चुके हैं। 2 क्लासों में हम लोगों ने 4 प्रकार के जो समास होते हैं वो पढ़ लिए थे और 2 प्रकार के हमारे समास अभी भी रह गए हैं। तीसरी क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरणों को किया था कि किस तरीके से अव्ययी भाव और द्वंद्व के उदाहरणों को हम लोग अलग अलग आसान तरीक़ों से कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने वो क्लासेस देखी होंगी, और नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ जा करके आप उन क्लासों को देख सकते हैं। आज समास की 4थी क्लास होगी और संभवतः आज समास जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ही समास आपके बचे हुए हैं। एक बहुब्रीहि समास बचा हुआ है, दूसरा तत्पुरुष समास बचा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि पहले बहुब्रीहि समास देख लेते हैं, क्योंकि तत्पुरुष थोड़ा सा बड़ा समास है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। अच्छा, बहुब्रीहि समास को जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो एक चीज हम ये याद रखेंगे कि यह तृतीय पद प्रधान समास होता है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? तृतीय पद जो होता है वो प्रधान होता है। तृतीय पद प्रधान का मतलब क्या है कि देखिए, अभी तक जो आप समास पढ़ रहे थे उसमें या तो उत्तर पद प्रधान था या पूर्व पद प्रधान था या दोनों पद प्रधान थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। कैसे? जैसे एक बहुत ही फेमस उदाहरण आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, दशानन का। दशानन का एक बहुत ही फेमस उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10 सर है जिसके, अर्थात ये होता क्या है, ये रावण का पर्यायवाची लिखा हुआ है। ये रावण का क्या लिखा हुआ है? पर्यायवाची लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो बात ये हो गई कि यहाँ पर कौन से पद प्रधान होंगे? तृतीय पद प्रधान होंगे। और दूसरी बात क्या हो गई, यहाँ पर एक चीज और मिलेगी, वो है पर्यायवाची। वो क्या है भैया? पर्यायवाची। देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग रट लेंगे अगर किन्हीं चीजों को, 2 4 10 उदाहरणों को, तो होगी दिक्कत, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझ के चलेंगे, उसके बाद चाहे आप जितने भी उदाहरण उसके करेंगे उसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। पहली बात तो हमको पता चलेगी कि इसमें कोई ना कोई तृतीय पद होगा जो प्रधान होगा। अगर तृतीय पद प्रधान है, मान लेते हैं कोई भी तृतीय पद ऐसा है जो प्रधान है, ठीक है। जैसे मान लिया त्रिनेत्र, ठीक है। तो त्रिनेत्र में कहा जाता है कि 3 नेत्र हैं, अर्थात जिसके शंकर, ठीक है। तो एक तो बात ये हुई कि इसमें तीसरा पद प्रधान है। वो पद क्या है? वो पद है शंकर। वो पद है शंकर। ये शंकर पद प्रधान है इसमें, लेकिन त्रिनेत्र का जिक्र जब हुआ तो उसमें शंकर शब्द नहीं आया। लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो हमें पता चला कि 3 नेत्र हैं, अर्थात जिसके शंकर। एक तो बात हमें ये क्लियर हो गई कि शंकर का पर्यायवाची क्या है? त्रिनेत्र। इसलिए यहाँ पर एक चीज तो आएगी क्या? तृतीय पद प्रधान वाले, और दूसरी चीज क्या आएगी? पर्यायवाची, ठीक है। पर्यायवाची मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये किसी किताब किसमें आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जो है ये एक सोच आप में डेवलप करेगा कि अगर कभी आप किसी पर्यायवाची शब्द को देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर वहां पर बहुब्रीहि दिया हुआ है तो आप उस केस में बहुब्रीहि को टिक करेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक दंत, तो एक दंत जो उदाहरण है भैया, एक दंत है जिसका, एक दंत किसको बोलते हैं? एक दंत हम जो है गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। तो गणेश जी तो तृतीय पद हो गए, इसका मतलब तृतीय पद प्रधान कौन सा है? बहुब्रीहि समास। लेकिन समस्या यहाँ पर नहीं खत्म होती। समस्या ये है कि एक दंत एक पर्यायवाची भी है, जो पर्यायवाची किसका है? वो पर्यायवाची आपका गणेश का है। तो यहाँ से हमको 2 बातें पता चली कि या तो तृतीय पद प्रधान होगा अब बहुब्रीहि समास में, या फिर कोई ना कोई पर्यायवाची होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कोई ना कोई पर्यायवाची होगा या फिर तृतीय पद आपका जो है वो प्रधान होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आगे देख लेते हैं कि एक तो क्या होगा, एक और चीज है। अभी आप देख रहे हैं त्रिनेत्र हो गया, दशानन हो गया, या एक दंत हो गया, यहाँ पर भगवान कुछ ज्यादा ही उदाहरण में आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि जो ईश्वरीय शब्द है, कैसे शब्द है भैया, ईश्वरी शब्द जो है, ईश्वरी शब्द जो है, भगवान के नाम जो है, ईश्वरी शब्द जो है वो कुछ ज्यादा आएंगे यहाँ पर। ठीक है, ज्यादा का मतलब क्या है कि वो शब्द अगर आपको दिखाई देते हैं और आप कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा समास हम लगाएं, तो उस स्थिति में आप जो है, अगर ईश्वरी शब्द आपको दिखाई देते हैं, अगर आपको ईश्वरी शब्द दिखाई देते हैं तो आप क्या करेंगे, आप बहुब्री के साथ में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक चीज और आपकी आती है, बहुब्री हो गया। अगर आपको कि जो है यहाँ पर कभी बहुत जब अच्छे लेवल का कोई क्वेश्चन बनाएगा, तब एक क्वेश्चन आपके लिए बना के वो देगा कि इसमें जो होता है, अगर कभी कोई नगर, क्या भैया, कोई नगर क्या किया गया हो, बसाया गया हो, बसाया गया हो, बसाया गया हो या फिर आबाद किया गया हो, आबाद किया हो, आबाद किया हो, बसाया गया हो या फिर आबाद किया गया हो, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा भैया, बहुब्रीय समास होगा। बसाया गया या आबाद किया गया को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप समझिए हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद किसने बसाया, हैदर अली ने। हैदराबाद किसने बताया, हैदर अली ने। जोधपुर या फिर आपका जयपुर, जयपुर, जयपुर किसने बसाया, जय सिंह ने, राजा जय सिंह ने। या फिर आपका तुगलकाबाद, जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, तुगलकाबाद, ये किसने बसाया, तुगलक ने बसाया। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर ऐसे नाम भी आ जाते हैं तो आप बहुब्री के साथ में जाएंगे। या फिर आपसे कोई भी संस्कृत की कृति, किसकी कृति भैया, संस्कृत की कृति, संस्कृत की कृति क्या जिक्र करे, तो आप वहां पर भी कोशिश करेंगे कि आप बहुब्री के साथ में जाएं। जैसे मान लेते हैं अष्टाध्यायी पूछा गया है और वहां पर आपका द्विगु नहीं दे रखा है, तो आप अष्टाध्यायी में बहुब्री के साथ में जाएंगे। अगर अब वो आपसे कालिदास की, भारवी की, वो आपसे पाणिनि की, पतंजलि की, वो किसी भी ऐसे कवि की रचना का जिक्र आपसे करता है जिसका जो संबंध है वो संस्कृत से है, तो वहां पर आप जो है बहुब्री समास को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको कुछ मुख्य बातें पता चली कि पहली बात तो हमें ये पता चली कि तृतीय पद जो है बहुब्री समास में प्रधान होता है। दूसरा पता चला कि पर्यायवाची शब्दों का जिक्र यहाँ पर कुछ ज्यादा होता है। ठीक उसी तरह जैसे हमने द्वंद्व में कहा था, विलोम शब्दों का जो है, एक विलोम शब्दों का जो है ज्यादा वहां पर जिक्र किया जाता है। एक चीज पता चली कि ईश्वरीय शब्दों का जिक्र यहाँ थोड़ा ज्यादा होता है। जो भी पर्यायवाची अधिकतर लिए जाते हैं वो ईश्वरीय शब्दों के पर्यायवाची लिए जाते हैं। नगर कोई ऐसा हो जो बसाया गया हो या फिर कोई ऐसा नगर हो जो आबाद किया गया हो, अगर ऐसा कोई आता है, जोधपुर हो गया, जयपुर हो गया, तुगलकाबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, तो इस तरीके का अगर कोई आता है तो वहां पर आप जो है बहुब्री समास ही लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद में संस्कृत की अगर कृति है, कालिदास की कोई कृति अगर दे दी जाए या स्वयं पूछ दिया जाए, जैसे भ्रमित करने के लिए आपसे पूछ दे कालिदास में ये समास आप बता दीजिए, तो कालिदास में तो वैसे समास अगर आप जाएंगे तो बहुब्री के साथ। क्यों? क्योंकि जो चीज है वो संस्कृत से संबंधित है। संस्कृत हमारी एक देवनागरी भाषा है। देव का जिक्र यहाँ पर पहले हमने बताया, देव ईश्वर एक ही बात है। अगर उसका होता है तो आप क्या करेंगे, बहुब्री के साथ में जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। और हमारा अंतिम जो समास है वो समास हमारा कौन सा है? अंतिम समास जो हमारा है वो भैया है तत्पुरुष। तत्पुरुष, तत्पुरुष जो है भैया वो कई प्रकार का होता है, ये 2 प्रकार का होता है। अब इसी 2 प्रकार से हम लोग जानेंगे कि भैया समास 4 कब होते हैं और 6 कब होते हैं और क्यों होते हैं। तत्पुरुष जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक हमारा होता है समानाधिकरण,
समानाधिकरण और एक होता है व्याधिकरण। एक होता है व्याधिकरण। एक हो गया समानाधिकरण, एक हो गया व्याधिकरण। समानाधिकरण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, व्याधिकरण हमारे 6 प्रकार के होते हैं। और समानाधिकरण में ही, ये बात हम आपको पिछली क्लासों में लिखवा चुके हैं, समानाधिकरण में ही जो है वो आपका द्विगु और कर्मधारय ये दोनों आ जाते हैं। और ये 6 प्रकार के कौन से होते हैं, इन पे हम अभी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि जब अच्छा प्रश्न बनता है तो समास तत्पुरुष के साथ साथ में वो आपसे जो है अन्य समास भी पूछता है कि ये तत्पुरुष के अंदर के भागों में कौन सा समास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग व्याधिकरण पर। तत्पुरुष में भी किस समास पर हम लोग ज्यादा चर्चा करेंगे, व्याधिकरण पर। क्योंकि जो अधिकरण है, समानाधिकरण या अधिकरण है, उसमें ज्यादा कुछ आपको पढ़ने को नहीं है, क्योंकि दोनों आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है वो आप, जैसे आपने विभक्तियां पढ़ी होंगी या आपने कारक पढ़े होंगे, जो कि हम अगले कुछ क्लासों में आपको पढ़ाएंगे, तो आप थोड़े दिन पहले से भी पढ़ते चले आ रहे होंगे। तो आपकी कर्ता को आप छोड़ दीजिए, कर्ता के बाद आता है कर्म। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्म तत्पुरुष समास, पहली बात तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये कर्म तत्पुरुष समास है, इसके लिए हमको इसके चिन्ह का याद रखना होगा। इसका जो चिन्ह होता है, चिन्ह ही वो चाबी है जिससे हम जानेंगे को। अगर किसी का आपको विग्रह करने पर को का प्राप्ति होता है तो आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये किसका उदाहरण है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं गगन चुंबी। गगन चुंबी, तो इसका जब हम इसका जब हम विग्रह करेंगे तो आएगा गगन को चूमने वाला, तो को आ गया। गगन को चूमने वाला, तो गगन मतलब को आ गया। को का मतलब ये कर्म तत्पुरुष समास है। अगर को आ जाता है भैया तो कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे आ जाए स्वर्गा प्राप्त, स्वर्गा प्राप्त, तो इसका क्या होगा, स्वर्गा प्राप्त का हो जाएगा स्वर्ग को प्राप्त। स्वर्ग को प्राप्त, तो को आ गया ना भैया, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे, को आ गया। तो अगर को आ गया तो कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। अगर को आया तो कर्म तत्पुरुष समास है आपका। जैसे आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, आप कोई भी एग्जांपल इसका ऐसा ले लीजिए, जैसे ग्रह गत ले लीजिए, ग्रह गत ले लीजिए, ग्रह गत, ग्रह को जाने वाला, को आ गया, ग्रह को जाने वाला। को शब्द अगर आ गया तो इसका मतलब है कि वो कौन सा तत्पुरुष है, कर्म तत्पुरुष समास। अब दूसरा देखते हैं भैया, अब दूसरा देखते हैं। कर्म समझ में आ गई बात। कर्म का चिन्ह क्या है, को। कर्म का चिन्ह क्या है, को। अब कर्म का चिन्ह हो गया तो कर्म के बाद में आपका आता है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समास। दूसरा आता है आपका करण तत्पुरुष समास, ठीक है। अभी देखो इसका चिन्ह हमको चेक करना होगा कि इसका कौन सा चिन्ह है, क्योंकि बिना चिन्ह के हमको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कर्म कौन सा है, करण कौन सा है, संप्रदान कौन सा है, अपादान कौन सा है, संबंध कौन सा है, ठीक है। तो
कर, जो हम लोगों ने पिछला लिखा था कर्म, तो वो तो उसका था को। अब यह है करण, तो करण क्या होगा, से दो इसके चिन्ह है, या तो आपको इसका ध्यान रखना होगा से या के द्वारा, से या के द्वारा, या तो से का याद रखना होगा या फिर याद रखना होगा के द्वारा का। जैसे कैसे हम पता करेंगे, जैसे एक शब्द हमने लिया हस्त लिखित, हस्त लिखित, तो हस्त लिखित का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, हाथ से लिखा हुआ, तो से आ गया यहाँ पर। तो जैसे ही से आएगा, या हाथ के द्वारा लिखा हुआ, तो जैसे ही के द्वारा आएगा तो हमको क्या पता चल जाएगा कि ये करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगर आपको से या के द्वारा किसी भी स्थित परिस्थिति में दिखाई देता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये करण तत्पुरुष का समास है। उसके बाद जैसे आप जैसे रेल यात्रा, एक शब्द हो गया आपका रेल यात्रा, तो रेल यात्रा में क्या होगा, रेल से यात्रा, एक तो ये बन जाएगा रेल से यात्रा, और एक बन जाएगा रेल के द्वारा, रेल के द्वारा यात्रा। तो दोनों कंडीशन में हमको ये पता है कि चाहे से आए या फिर के द्वारा आए, दोनों ही कंडीशन में हम लोग किसका लिए जाएंगे, करण तत्पुरुष समास के लिए। अब देखिए तीसरा जो इसका समास है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। तीसरा जो इसका है वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। अब इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह होता है के लिए। इसका चिन्ह क्या होता है भैया, के लिए, इसका चिन्ह होता है के लिए। अब हम ऐसे शब्दों को ढूंढेंगे जिनका विग्रह करने पर के लिए चिन्ह आता होता है। तो के लिए जब हम कोई शब्द ढूंढ रहे होंगे तो एक शब्द आता है गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा जो होती है तो उसके लिए क्या होती है, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो के लिए शब्द आ गया, गुरु के लिए दक्षिणा, तो के लिए शब्द आ गया, इसका मतलब ये संप्रदान का है। जहां पर हमको के लिए मिल जाएगा वहां पर शब्द जो है वो संप्रदान में, जैसे रसोई घर, तो रसोई के लिए घर होता है, तो के लिए भी आ जाएगा इसके मध्य में, रसोई और घर के मध्य में क्या आ जाएगा, के लिए, रसोई के लिए घर, तो के लिए आ गया, इसका मतलब ये संप्रदान तत्पुरुष का है। जैसे एक शब्द हो गया आपका गौशाला, तो ये क्या हो जाएगा, गाय के लिए शाला। शाला का मतलब होता है वह जगह जहां पर वो एक समूह में रहती हैं, तो गाय के लिए शाला, ठीक है। तो के लिए शब्द का जिक्र यहाँ पर भी आ गया। इससे हमको क्या पता चला कि ये संप्रदान तत्पुरुष के उदाहरण होंगे अगर के लिए का जिक्र आता है। अब देखते हैं अगला, 3 हो गए, चौथा देखते हैं तत्पुरुष में कौन सा आता है। चौथा जो आपका तत्पुरुष में आता है वो आता है अपादान। चौथा जो आपका आता है वो आता है आपका अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। अब इसका जो चिन्ह है वो क्या है, इसका चिन्ह बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, से इसका चिन्ह है। इसका चिन्ह क्या है, से। पहले वाले में कंफ्यूज नहीं होना है, से और के लिए वाला, क्योंकि जब हमने तीसरा पढ़ा था तो उसमें भी से और के लिए था, तो उसमें क्या था, कर्ण। कर्ण का मतलब है जो कर्ता कार्य करता है, किस का, जो कर्ता ने कार्य किया है उस कार्य को करने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल किया है वो कर्ण कहलाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग उदाहरण समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे लोकोत्तर, जैसे लोकोत्तर, तो लोक से उत्तर, लोक से
उत्तर, उत्तर का मतलब उत्तर दिशा नहीं, उत्तर का मतलब परे, दूर, तो हो जाएगा लोक से उत्तर, लोक से उत्तर। उत्तर का मतलब यहाँ पर उत्तर दिशा नहीं है, उत्तर का मतलब परे, परे का मतलब दूर, दूर चले जाना किसी का, ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट शब्द होगा बंध मुक्त, बंध मुक्त, तो हो जाएगा बंध से मुक्त, बंध से मुक्त, तो से आ गया यहाँ पर, तो से का जिक्र जब हो गया तो क्या होगा, बंध से मुक्त हो जाएगा, से आ गया, इसका मतलब ये भैया अपादान हो गया। जैसे पाप मुक्त, बंध मुक्त है, पाप मुक्त तो पाप से मुक्त। उसके बाद आप जैसे ऐसे कर सकते हैं धर्म विमुख, धर्म विमुख, धर्म विमुख, धर्म और दोनों के बीच में क्या आएगा, से, धर्म से विमुख, मतलब धर्म से ये दूर है, विमुख है, उल्टा मुंह करके धर्म की तरफ खड़ा है, तो धर्म से विमुख, तो ये चौथा हो गया। उसके बाद में आपका आता है पांचवा, पांचवा कौन सा आता है, संबंध, पांचवा कौन सा आता है भैया, संबंध। पांचवा है आपका संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और इसका चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह होते हैं का, की, के, का, की, के। जैसे नरेश, जैसे नरेश, तो नर, नरेश का हो जाता है नरों के ईश, तो नरों के ईश, या फिर आप ऐसे कह सकते हो नरेश हो गया, या राजपुत्र, राजपुत्र हो जाएगा राजा का पुत्र, तो का आ गया, वहां क्या आया था, यहाँ पर का आ गया। जल राशि, जल राशि, जल राशि का मतलब होता है जल की एक मात्रा, तो जल की मात्रा या जल की राशि, राशि जो शब्द है वो मात्रा को इंडिकेट कर रहा है। जैसे उस समय उत्तर शब्द दिशा को नहीं परे को प्रदर्शित कर रहा था, तो जल और राशि के बीच में क्या आ जाएगा, जल की राशि, यहाँ पर की आ जाएगा। कहने का मतलब है जहां पर भी दोनों का विग्रह करने पर का की के आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि भैया वो उदाहरण हमारा संबंध तत्पुरुष समास का है, ठीक है। देखिए जब बहुत अच्छा प्रश्न आपके लिए बनाएगा, ठीक है, तभी वह तत्पुरुष के समासों के अंदर जाएगा, वरना वो क्या करता है, वो उन 5 समासों या 6 समास जो होते हैं उनमें ही आपसे प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपको नहीं पता कि जल राशि में कौन सा समास है, मान लेते हैं कि जल राशि में आपको नहीं पता कि कौन सा समास है, तो हमने बताया है कि अगर किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा होगा तो अव्ययी भाव समास होगा, तो उपसर्ग तो इसमें लगा नहीं है, इसका मतलब ये अव्ययी भाव समास तो हो नहीं सकता है। द्वंद्व के लिए हमने आपको बता, देखिए अगर आपको सारी कंडीशंस पता है तब तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पहचानना कि कौन सा समास है। इसके लिए कि हमने बताया कि जो बाकी वीडियोस भी हैं वो आप देख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। द्वंद्व में हमने कहा था लड़ाई हो रही हो अगर, तो लड़ाई तो कहीं हो नहीं रही भैया, तो द्वंद्व भी नहीं होगा, मतलब 2 समास कैंसिल। जलराशि में कोई संख्या भी नहीं दी है, इसका मतलब द्विगु भी नहीं होगा, 3 कैंसिल। चौथा अगर हम चेक करें कर्मधारय, तो ना इसमें कोई विशेषता है, ना विशेषण है, ना उपमा है, ना उपमेन है, ना गुण है, ना कोई गुणी व्यक्ति है, इसका मतलब ना कर्मधारय होगा। 4 खत्म हो गए। बहुब्री हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ना ईश्वरी शब्द का प्रयोग किया गया, ना कोई ये खंडार है, ना इसको बसाया गया है, ना ही इसमें कोई पर्यायवाची दिया हुआ है, ना ही इसका कोई तृतीय शब्द है जो प्रधान है, ठीक है। तो बचा कौन, बचा तत्पुरुष। इस तरीके से अगर 4 ऑप्शन हमको दिए हैं तो हम लोग पहचान सकते हैं कि उसमें कौन है, लेकिन कब, जब हमको बाकी सभी की कंडीशंस का पता होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। और इसका अंतिम जो है संबंध के बाद में अंतिम जो आता है वो अधिकरण आता है भैया आपका। अंतिम जो आता है
छठा जो आपका मतलब 6 प्रकार हमने आपको बताया समास के, तो छठा जो प्रकार आएगा वो आपका आता है अधिकरण। छठा समास जो आपका आता है वो आता है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह होता है भैया, इसका चिन्ह होता है में या फिर पर। इसके दो चिन्ह होते हैं, में या पर। इसमें होगा क्या, जैसे देव, देवाश्रित, देवाश्रित शब्द हमने लिया देवाश्रित, तो ये क्या हो जाएगा, देव पर आश्रित, देव पर आश्रित, पर शब्द आ गया, देव पर आश्रित, पर शब्द आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये अधिकरण है, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है। वनवास, वनवास बहुत पूछा जाता है, क्या हुआ, बहुत पूछा जाता है वनवास, तो ये क्या हो जाएगा, वन में वास, वास का मतलब रहना, वन में वास, तो में आ गया भैया। इसका मतलब ये कौन से आएंगे तत्पुरुष में, अधिकरण तत्पुरुष में, तो ये छठा आपका तत्पुरुष समास है। इतने ही तत्पुरुष हैं आपके और इतने ही समास हैं आपके। ठीक है, अब हम लोगों को देख लेना ये है कि क्या हम लोगों को सारे समास समझ आ गए। मेरा मानना है कि अगर आपने समास की जो 3 कक्षाएं जो क्लास नोट्स दिए गए हैं आपको, 3 में क्लास नोट्स आपको दिए गए हैं जो आपको खुद से बनाने हैं, वो अगर आपने कर लिए होंगे तो समास से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, क्योंकि यूपीपी की वैकेंसी भी आपकी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है जहाँ तक हमें जानकारी है। अगर नहीं हुआ है, लिखित में नहीं आया है, तो कुछ समय में आ जाएगा, क्योंकि सरकार अभी बनने में और शपथ लेने में थोड़ा सा समय है। ठीक है, तो संभवतः आएगा। लेखपाल में भी ऐसा ही होने वाला है। तो जहाँ पर भी हिंदी आपसे पूछी जाती है वहाँ पर आपसे क्वेश्चंस नहीं रुकेंगे, चाहे आप उसका प्रीवियस ईयर लगा लें। ठीक है, इसके बाद में जो आपके क्लास नोट्स हैं, प्लस हमने एक वीडियो डाला था जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे, वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। और एक वीडियो में अब पूरे समास का डालूंगा, जिसमें आपको देखकर ही पहचान लेने होंगे कि कौन से में कौन सा समास है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और उम्मीद है जो आपने 6 के 6 प्रकार समास के पढ़ लिए और ये भी जान लिया कि 6 कब होते हैं और 4 कब होते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और अगला टॉपिक हम लोगों का जो रहेगा वो रहेगा वर्णमाला। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, वर्णमाला में वर्ण होते कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, स्वर कितने हैं, स्पर्श कौन है, अंतस्थ कौन है, अन्य कई जानकारियाँ धीरे धीरे हम आपको अगले वीडियो में अपने देंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको कंटिन्यू कीजिए, देखते रहिए, चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।